ठीक है। सो विल कंटिन्यू विद सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में देखो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, जस्ट वेरी क्विक रिवीजन, ठीक है, वेरी क्विक रिवीजन, देन वी विल स्टार्ट। सो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में डिस्कस किया था, देयर आर फोर, सबसे पहले देयर आर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं पूछूं वहां पे आप बताओ। तो सबसे पहले देयर आर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, मोलालिटी, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, स्ट्रेंथ, ppm, ppb, अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन से थे, नॉर्मैलिटी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इतने तो थे, और कौन सा था, हो गया मेरे ख्याल से सारा, ठीक है, जो भी, ये सारे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस में क्या क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ऑल ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। Apart from that, the next thing that you have is colligative properties. We have already discussed the four colligative property. The first colligative property was correct. The first colligative property is RLVP. The second one is elevation in boiling point. The third one is depression in freezing point. Okay, and the last one was osmotic pressure. ठीक है, मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन नहीं दिया है, बट आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह, ये आपको पता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका डेफिनेशन नहीं दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सभी के बेसिक फॉर्मूलेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट we have also discussed one more thing called as the Van't Hoff factor. ध्यान में आ रहा है सभी को, ठीक है। सो आपका चैप्टर जो है दैट इज मोर और लेस डन, ठीक है, बहुत ही माइनर पोर्शन बचा है दैट वी विल स्टार्ट नाउ। So one of the things which you have to discuss is Henry's law. आप में से कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ लिया? What is Henry's law? या Henry's law किस चीज को रिलेट करता है? ठीक है, Henry's law जो है, Henry's law जो है वो रिलेट करता है ऑफ solubility ऑफ हाँ, हेनरीज लॉ जो है वो रिलेट करता है solubility ऑफ गैसेस को, ठीक है। हेनरीज लॉ रिलेट्स द solubility ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है। इसमें देखो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas exerted over it. ठीक है, अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो आप अभी लिख लो, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट, अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas exerted over liquid surface. ठीक है, या बहुत ही सिंपली x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, या आप जनरली इसको इस फॉर्म में नहीं देखते हो, आप इसको जनरली इस फॉर्म में देखते हो, p इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में करने के लिए आप एक कांस्टेंट ऐड करते हो, सो p इज इक्वल टू kh into x, where this is called as Henry's constant, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या, the mole fraction of gas dissolved in a liquid is directly proportional. The mole fraction of a gas dissolved in liquid is directly proportional to partial pressure of gas, exerted over it. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, बट आप इसको अगेन इस फॉर्म में नहीं देखते हो, यू विल यूजुअली सी इट इन द रिवर्स फॉर्म, pressure or partial pressure of a gas is directly proportional to amount of gas dissolved. Partial pressure of a gas is directly proportional to amount of gas dissolved. जितना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर उसका प्रेशर होगा, ठीक है, और P is equal to kh into x. This kh is called as Henry's constant,
ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग हमेशा किसमें उल्टा करते हैं, अगर, ठीक है, अगर के एच का वैल्यू इंक्रीज करता है, अगर के एच का वैल्यू इंक्रीज करता है तो solubility of a gas would increase or decrease, बताओ। if kh increases then solubility of a gas would increase or decrease। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसमें कि लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली हम क्या देखते हैं कि अच्छा इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज ही हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे द डिजॉल्व्ड पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, द डिजॉल्व्ड पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, तो x इज इक्वल टू प्रेशर बाय के एच, ठीक है। एंड अगर इसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है तो x का वैल्यू क्या करेगा, अगर के एच का वैल्यू इंक्रीज करता है तो एक्स का वैल्यू डिक्रीज करता है, यानी कि द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है, इफ हेनरीज कांस्टेंट फॉर अ गैस इंक्रीजेस इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग कई बार इसमें मिस्टेक करते हैं। इसके अलावा अगर सपोज करो आपको ग्राफ बनाना पड़े, इफ यू हैव टू मेक अ ग्राफ ऑफ प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन बाय मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व्ड, कैसा लाइन आएगा बताओ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ये देखो सिंपल सा ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में ही है, सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब आपको भले ही हेनरीज लॉ आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आपको हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन पता है, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक जब भी आप खोलते हो उसके बाद आपके घर वाले क्या बोलते हैं, इसको फटाफट बंद करो, ठीक है, क्यों, वरना सारा गैस जो है वो निकल जाएगा, हाँ ना, ठीक है। तो वहां पर भी देखो वही होता है, जब तक कोल्ड ड्रिंक प्रेशराइज्ड है, जब तक कोल्ड ड्रिंक प्रेशराइज्ड है तब तक गैस जो है वो डिसॉल्व रहेगा, देखो सेम थिंग, ठीक है, सेम चीज, दिस इज अ कांस्टेंट, so if this will decrease your mole fraction will also decrease, so if you decrease the pressure by opening the cap, तो साथ साथ क्या होता है कि सारे गैसेस जो है वो एस्केप करते हैं, ठीक है, एंड गैस डिसॉल्व रहे तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप उसका डब्बा जो है वो बंद कर देते हो, हाँ ना, ठीक है। एंड इसके अलावा देखो देयर इज वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, अगर आप एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो एंड इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर डज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, 10 डिग्री में आप ज्यादा चीनी डिसॉल्व कर पाओगे या 20 डिग्री पे, ठीक है। इन केस ऑफ सॉलिड्स, in case of solids when temperature increases solubility increases, ठीक है, but in case of gases this is reverse, ठीक है। अगर आपको एक दुकान वाला ठंडा कोल्ड ड्रिंक दे, ठीक है, और आपको वो गर्म कोल्ड ड्रिंक दे तो आप कौन सा उठाओगे, ठीक है, आप ऑब्वियसली चिल्ड वाला लोगे, भाई कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, तो नेचुरली आपको कोल्ड वाला ही चाहिए। तो वहां पर भी क्या है कि इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है, देखो जब हम सॉलिड्स के लिए डिस्कशन करते हैं, सॉलिड्स डिसॉल्व ओवर लिक्विड्स, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज करता है, बट इन केस ऑफ गैसेस दिस इज रिवर्स्ड, ठीक है, इन केस ऑफ गैसेस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, this is a very very important factor which is different in case of solubility of solids and solubility of gases, ठीक है, यहां तक आप मेंशन कर लो। तो अगर आपको गैसेस ज्यादा डिसॉल्व करना है तो आप टेम्परेचर कम रखते हो, अगर आपको सॉलिड ज्यादा डिसॉल्व करना है तो उस केस में आप टेम्परेचर ज्यादा रखते हो, यहां तक आप मेंशन कर लो। रुको एक सेकंड,
दिख रहा है? ये अजीब हो गया। डन। ठीक है, सो इसी हिसाब से आई वांटेड टू डिस्कस अ कपल ऑफ ग्राफ्स। देखो फर्स्ट ग्राफ जो है, सो फर्स्ट ग्राफ इज रिलेटिंग हेनरीज लॉ। ठीक है, दिस इज रिलेटिंग हेनरीज लॉ। यहाँ पे देखो वही है P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो आएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पे देखो आपका हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl दैट इज डिसॉल्व्ड इन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एंड ये जो है ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इज दिस क्लियर? यस, नो? ठीक है, एंड अगर आपको यहीं पे सपोज करो अगर आपको KH का वैल्यू मांगा जाए तो आप KH का वैल्यू कैसे निकालोगे? वेरी सिंपली यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, एंड जो भी स्लोप का वैल्यू आएगा वही आपका KH का वैल्यू आएगा। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज दिस वन। ठीक है, अब इसको डिस्कस करने से पहले हमने अब तक जो डिस्कस किया है कि लेट्स से वन इज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, द अदर इज प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, कौन सा कम होता है? कौन सा कम होता है? वही कम। ठीक है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कम होता है, तभी तो आप LVP पढ़ते हो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो आपने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ा था, ठीक है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट और इट्स डेफिनेशन बताओ। द टेम्परेचर एट विच, क्या पढ़ा था आपने? करेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान में आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे, देखो यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने कि सोल्यूशन का प्रेशर जो है वो कम होता है, सॉल्वेंट का प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे, जो आपका सॉलिड लाइन है, जो सॉलिड रेड लाइन है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जहां पे ये वेपर प्रेशर 760 mm को हिट करेगा, वो पॉइंट क्या होगा? वो इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, एक और बार देखो, this solid line represents this solid line represents the vapor pressure। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर जो है वो भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एट बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो देखो एट बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। और अगर यहीं पे आपके पास सोल्यूशन होता, तो सोल्यूशन के केस में क्या हो रहा है कि सोल्यूशन के केस में एट एनी गिवन टेम्परेचर, ठीक है, एट एनी गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ ना? तो ये डॉटेड लाइन जो है ये हमेशा सॉलिड लाइन के नीचे रहेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, एक और बार देखो, सबसे पहले जो आपका सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट्स पी नॉट, जो आपका डॉटेड लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स PS। ठीक है, नाउ सिंस PS इज लेस देन
PS इज लेस देन P नॉट, तो P नॉट जो है हमेशा ऊपर रहेगा, PS जो है वो नीचे रहेगा, हाँ ना। ठीक है, तो देखो P नॉट जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, PS जो है वो भी आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी टेम्परेचर पे ये 1 बार के बराबर होगा या 1 ATM के बराबर होगा, वही टेम्परेचर जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से देखो सॉलिड लाइन जो है वो आपका सॉलिड लाइन जो है वो आपका प्योर सॉल्वेंट का हुआ। ठीक है, दिस इज नेचुरली इंक्रीजिंग, जहां पर भी उसका वैल्यू जो है वो 760 को क्रॉस किया, वही पॉइंट जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। सोल्यूशन भी कब वेपराइज होना स्टार्ट करेगा, सोल्यूशन भी तब वेपराइज होना स्टार्ट करेगा जब उसका भी वेपर प्रेशर जब उसका भी वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, देखो आप यहाँ पे ग्राफ देखो। ठीक है, ओके, लेट्स से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, लेट्स से यू हैव 20 डिग्री सेल्सियस एंड यू हैव लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बिटवीन 20 एंड 40 किस केस में वाटर का इवेपोरेट होने के चांसेस ज्यादा है, किस केस में वाटर का इवेपोरेट होने के चांसेस ज्यादा है, 40 में। ठीक है, तो यानी कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 40 the vapor pressure of water at 40 will be more than the vapor pressure at 20, yes no। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे 60 डिग्री सेल्सियस लूं एंड अगर मैं यहीं पे 80 डिग्री सेल्सियस लूं, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है। तो उसी तरह से अगर आप वाटर का ग्राफ बनाते हो ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, मैं एक और बना रहा हूँ। जब आप ग्राफ बनाओगे, आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, दिस इज प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर, हाँ ना। ठीक है, सोल्यूशन सोल्यूशन का प्रेशर जो है वो हमेशा सॉल्वेंट से कम रहेगा, यस नो। ठीक है, तो यानी कि सोल्यूशन जो है वो तो इसके नीचे रहेगा, तभी तो इसका वैल्यू कम रहेगा। ठीक है, अब देखो आप बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, अगर ये वैल्यू जो है, इफ दिस वैल्यू इज 1 एटमॉस्फेयर, तो अब आप बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, आप यहां से लेके इस तरह इस डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, जहां पे ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हुआ, ये जो है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट आया, जहां पे ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हुआ, ये जो है ये बॉइलिंग पॉइंट आया, हाँ ना। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस पॉइंट this point represents boiling point of solvent or solution, this point represents boiling point of solvent or solution, correct, this point represents the boiling point of solvent and this point represents the boiling point of solution। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि solution का boiling point जो है वो क्या है, वो solvent से ज्यादा है। यहां तक समझ में आया। ठीक है, नाउ क्योंकि आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट से ज्यादा आ रहा है, विच इज वाई वी से बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन। ठीक है, विच इज वाई वी से बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन। तो अब देखो आप यहाँ पे ग्राफ देखो, वापस से देखो सेम चीज, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट का ग्राफ जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, सोल्यूशन का ग्राफ जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, सोल्यूशन इज ऑलवेज बिलो दी सॉल्वेंट। ठीक है, तो जहां पे इसने 760 हिट किया, ठीक है, आप इस में जाओ, जहां से इसने 760 हिट किया वो टेम्परेचर इज योर बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे इसने 760 टच किया वहां पे दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर डेल्टा टीबी। ठीक है, और दैट इज योर इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इज दिस क्लियर। अगेन ये ग्राफ में कुछ खास है नहीं, बस आपको ये ग्राफ समझना है। क्लियर हुआ क्या।
ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन बोला, वैसे ही आपका मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है बताओ? व्हेन द वेपर फेज ऑफ, बोलो मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन। ध्यान में नहीं है? देखो, सो मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, जैसे जब आप बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट के केस में कंडीशन क्या होता है कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज। ठीक है, करेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, व्हेन द वेपर फेज ऑफ द लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, व्हेन द वेपर फेज ऑफ द सॉलिड फेज becomes equal to the vapor phase of the liquid phase. In that case it is defined as the melting point. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब सॉलिड टू लिक्विड का वेपर फेज कैसे होता है कि देखो, ठीक है, लेट्स से ऑन वन हैंड यू हैव सॉलिड गोइंग टू गैस। ठीक है, ऑन वन हैंड यू हैव सॉलिड गोइंग टू गैस एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव लिक्विड गोइंग टू गैस। दिस इज केस वन, दिस इज केस टू। ठीक है, अब अगर एक मॉलिक्यूल को गैस फेज में जाना है, अगर एक मॉलिक्यूल को गैस फेज में जाना है, किस स्टेट से जाना इजियर है, सॉलिड से इजियर है या लिक्विड से इजियर है? ठीक है, नेचुरली लिक्विड से लेके गैस फेज में जाना जो है वो इजियर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिक्विड के पास जो है ज्यादा एनर्जी होता है, लिक्विड के पास मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, कंटिन्यूअसली कोलिजन में होते हैं, तो उनको कंटिन्यूअसली एनर्जी जो है वो मिलता जाता है। सो इफ अ मॉलिक्यूल हैज टू गो टू गैसियस स्टेट, इट इज easier to go from the liquid state and it is more difficult to go from the solid state. यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ ना? ठीक है, ओके। तो अब देखो, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं सॉलिड से लेके गैस में जाना चाहता हूं, ठीक है, सो दिस विल बी अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, और दिस विल बी अ स्लो टास्क। और अगर यहीं पे मैं लिक्विड से लेके गैस में जाना चाहता हूं तो दिस वुड बी अ फास्ट टास्क। यस नो? ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये पहाड़ है और अगर ये पहाड़ है, ठीक है, दिस इज पहाड़ वन, दिस इज पहाड़ टू, आप कहाँ से ज्यादा जोर से गिरोगे या कहाँ से ज्यादा फटाफट गिरोगे? ठीक है, सेकंड वाले से। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही है। ठीक है, अगर स्लोप ग्रेटर होता है, ठीक है, तो वो जनरली ज्यादा फास्टर होता है। आपको ऑलरेडी पता है स्लोप इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सो इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ऑल्सो ग्रेटर। तो उसी तरह से सॉलिड टू गैस इज डिफिकल्ट, ठीक है, लिक्विड टू गैस इज इजियर। तो यहाँ पे आपका ग्राफ किस तरह से आता है कि लिक्विड टू गैस का ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअसली जो है इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, सॉलिड टू गैस का ग्राफ जो है वो थोड़ा स्लोली है इंक्रीज करता है। ठीक है, सो दिस इज सॉलिड टू गैस, दिस इज लिक्विड टू गैस। या ये सॉलिड का वेपर प्रेशर हुआ, ये जो है ये लिक्विड का वेपर प्रेशर हुआ। तो जहां पर भी इन दोनों का वैल्यू बराबर होता है, ठीक है, सो दिस विल बी योर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और दिस विल बी योर फ्रीजिंग पॉइंट। इज दिस क्लियर? ठीक है, जहां पर भी ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वहां पे आपका आएगा फ्रीजिंग पॉइंट या वहां पे आपका आएगा मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो नाउ दिस वाज व्हेन यू हैव प्योर लिक्विड। ठीक है, दिस वाज व्हेन यू हैव प्योर लिक्विड। अब दिस इज रीजन वन, दिस इज रीजन टू। जो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो रीजन वन में आएगा या रीजन टू में आएगा? सोल्यूशन जो है वो लिक्विड से ज्यादा होगा या कम होगा? क्या हो गया भाई, लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? देखो, ठीक है, सोल्यूशन जो है वो आपका लेस देन सॉल्वेंट आएगा। ठीक है, सोल्यूशन जो है वो आपका लेस देन सॉल्वेंट आएगा। ठीक है,
अब देखो अगर मैं आपको ग्राफ देता हूं, ठीक है, ए बी, कौन सा कम है? बी कम है, ठीक है। आप डायरेक्टली कैसे बोले कि बी जो है वो ए के नीचे है, तो ऑब्वियसली बी का वैल्यू जो है वो कम होगा, हाँ ना, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये जो है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूशन जो है वो इससे कम आएगा, तो अब सोल्यूशन कौन से रीजन में आएगा, 1 में आएगा या 2 में आएगा? ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आया कि सोल्यूशन जो है वो 2 में आएगा, वाई? बिकॉज सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो लेस देन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो देखो अब इन दिस केस में ये ग्राफ जो है एक और बार बना रहा हूँ। ओके, दिस इज सॉलिड का वेपर प्रेशर, ठीक है। दिस इज लिक्विड का वेपर प्रेशर। दिस इज लिक्विड में यहाँ पे मेंशन किया, दिस इज सॉलिड मैंने यहाँ पे मेंशन किया। जहां पर भी ये दोनों वैल्यू इंटरसेक्ट करता है, दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब सोल्यूशन जो है वो तो आपका लिक्विड के नीचे रहेगा, यानी कि आपका वो ग्राफ जो है वो तो कुछ इस तरह से आएगा, हाँ ना? यस, नो, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दी, अब ऊपर दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस वन, ठीक है। ये आपका सॉल्वेंट हुआ, ये आपका सोल्यूशन हुआ, सोल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट के नीचे आया, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली सेम है कि आपका सोल्यूशन जो है वो आपका सॉल्वेंट के नीचे आया, ठीक है। तो अब देखो ये चीज जो है जब आप इसको कंटिन्यू करोगे, अब ये चीज सॉलिड को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यस नो, ठीक है। और अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो अब जो आपका नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो ये आएगा एफ पी डैश, यस नो, ठीक है। एंड इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, विच इज वाई फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, डिक्रीज होता है, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, डिप्रेशन होता है। समझ में आया ये? ठीक है। सो वी कैन लुक एट बोथ ऑफ दीज ग्राफ सेपरेटली। देखो आपका पहला ग्राफ जो है ये वाला ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि आपका ये जो है ये सॉलिड पोर्शन हुआ, सॉलिड पोर्शन का वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये जो है ये लिक्विड पोर्शन हुआ, लिक्विड पोर्शन का भी वेपर प्रेशर जो है वो आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट किया वो जो है वो आपका आएगा नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। दैट इज योर, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है दैट इज योर नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एंड फिर देखो क्या है कि जहां पे भी आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वैल्यू जो है वो हमेशा लिक्विड सॉल्वेंट से कम रहेगा। तो क्योंकि अब सोल्यूशन का वैल्यू जो है वो लेस है तो वो आपका नीचे रहेगा, तो ये अब इंटरसेक्ट भी जाके यहाँ पे करता है, नाउ बिकॉज दिस इंटरसेक्ट्स हियर, तो अब ये जो है ये आपका आता है टी एफ डैश। समझ में आ रहा है? ठीक है। विच इज वाई योर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है, विच इज वाई देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड अगर यहीं पे आप बॉइलिंग पॉइंट को देखोगे, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में देखो क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो दिस इज टीबी, 1 एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पे हिट करेगा तो दिस इज टीबी डैश, विच इज वाई आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है। इन दोनों को ही आप सेम ग्राफ में अगर देखोगे तो ये दोनों सेम ग्राफ में जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये ग्राफ आप कंप्लीट कर लो। वैसे ये ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, बट फिर भी आप ये ग्राफ कंप्लीट कर लो। बना लिया क्या? ओके, सो देयर इज वन मोर ग्राफ, दिस वन, ठीक है। ये देखो बहुत ही सिंपल सा ही है, काफी सिंपल सा है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है, फिर इंक्रीज द टेम्परेचर, मैंने यहाँ पे लिखा सॉलिड, यहाँ पे लिखा गैस, यहाँ पे सॉरी सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है।
अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट होगा या टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट होगा? If you increase your if you increase the temperature, a substance will go towards the right or towards the left. ठीक है, नेचुरली अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एक सॉलिड जो है वो लिक्विड की तरफ जाएगा, ठीक है, एंड एक लिक्विड जो है वो वेपर की तरफ जाएगा। तो उसी तरह से देखो, ये वाला आपका हुआ टेम्परेचर का ग्राफ। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो देखो आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड जो है वो वेपर में जा रहा है। समझ में आया ना? यस, नो? ठीक है, एंड यहीं पे अगर आप इंस्टेड प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा? ठीक है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो आपका गैस जो है वो लिक्विफाई होता है। आपने कई बार पढ़ा है कि टू लिक्विफाई गैस आइदर यू डिक्रीज द टेम्परेचर और यू इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपका गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो उसी तरह से देखो, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो आपका वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, एंड लिक्विड फॉर्म जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, इसके अलावा इस ग्राफ का मतलब क्या है? इसके अलावा देखो, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पे आपका टेम्परेचर हुआ, यहाँ पर जो है यहाँ पे आपका प्रेशर हुआ। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एक सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? बोलो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एक सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? राइट, एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी लिक्विड है तो फिर वो किस में कन्वर्ट होगा? ठीक है, वो आपका कन्वर्ट होगा गैस में। और अगर आपके पास गैस है तो वो तो वैसे का वैसे रहेगा, गैस जो है वो तो और फेज चेंज नहीं करने वाला। तो टेम्परेचर जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, इफ आई स्टार्टेड विद लेट्स से दिस पॉइंट, तो अगर मैं टेम्परेचर अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं वाई डायरेक्शन में जाऊंगा या एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा? ऑब्वियसली अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो फिर आप एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे। तो देखो, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एंड अगर आपने और भी फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया? यस, नो? ठीक है, और अगर यहीं पे इंस्टेड अगर आपने स्टार्टिंग जो है वो लिक्विड से किया था एंड अगर यहाँ पर भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये भी टुवर्ड्स वाई एक्सिस जाएगा या टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस जाएगा? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये टुवर्ड्स दी वाई एक्सिस जाएगा या एक्स एक्सिस जाएगा? टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस जाएगा। तो यानी कि आपका लिक्विड जो है वो भी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? वो भी आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया ये पार्ट? ठीक है, तो अब देखो, अगर आप इंस्टेड अगर आप इंस्टेड प्रेशर को इंक्रीज करते हो, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो आपका गैस फॉर्म किस में कन्वर्ट होगा? ठीक है, आपका गैस फॉर्म जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एंड अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है अगर वो लिक्विड है तो अब ये किस में कन्वर्ट होगा? करेक्ट, ये जो है आपका कन्वर्ट होगा सॉलिड में। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपके पास एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर की सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन के केस में क्या होगा? ऑब्वियसली आपका गैस पार्ट जो है वो डायरेक्टली ही सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही चीज देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। अगर आपने कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, सपोज करो कि आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो आर यू गोइंग इन द एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन? ऑब्वियसली आप वाई डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपका गैस फेज
और अगर आप वाई डैश में जा रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो यहाँ पे लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। एंड अगर आप इसको कंटिन्यूअसली और प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हो तो अब ये लिक्विड फेज से फिर किस में रहेगा, सॉलिड फेज में रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। या फिर हो सकता है अगर आपका सब्सटेंस जो है वो स्पेशल है या टेम्परेचर आपने उतना लो कर दिया तो हो सकता है कि वो सब्सटेंस आपका गैस फेज से डायरेक्टली ही सॉलिड फेज में चल जाए। समझ में आया ना? ठीक है। तो यही चीज जो है, यही ग्राफ जो है आपका रिप्रेजेंट करता है कि ये जो ग्राफ हुआ, ये जो ग्राफ हुआ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आपका यही रिप्रेजेंट करता है कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा। ठीक है। इफ आई से, लेट्स से द प्रेशर इज वेरी हाई एंड द टेम्परेचर इज वेरी लो, द प्रेशर इज वेरी हाई एंड द टेम्परेचर इज वेरी लो, तो कौन सा स्टेट के चांसेस है? ऑब्वियसली सॉलिड। ओए क्या कर रहे हो? ठीक है। प्रेशर वेरी हाई, टेम्परेचर वेरी लो, टेम्परेचर वेरी लो यानी कि यहाँ कहीं पे होगा, प्रेशर वेरी हाई यानी कि यहाँ कहीं पे होगा, तो आपका कौन सा आएगा? सॉलिड आएगा। ठीक है। अगर सपोज करो मैं आपको दूसरा देता हूं कि प्रेशर इज वेरी लो, टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो अब ये किस रेंज में जाएगा? करेक्ट। प्रेशर वेरी लो तो यानी कि ये हुआ, टेम्परेचर वेरी हाई यानी कि ये हुआ। ठीक है। तो ये जो है ये आपका गैस फेज में एग्जिस्ट करेगा। एंड इन बिटवीन जो भी प्रेशर या टेम्परेचर है वो जो है वो आप इस ग्राफ से चेक कर सकते हो। अब समझ में आया सभी को ग्राफ? ठीक है। आप सभी को ग्राफ समझ में आया? ओके। इसके अलावा ये पॉइंट, ठीक है, या चलो ये पॉइंट हम बाद में देखेंगे। ये लाइन जो है, ठीक है, ये लाइन जो है दिस रिप्रेजेंट्स द लाइन इन विच लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो नेचुरली फिर ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? इस लाइन में क्या क्या इक्विलिब्रियम पे है? This line represents liquid gas equilibrium. So this line would represent solid liquid equilibrium. This line would represent solid gas. And what would this point represent? ये point क्या represent करेगा? ठीक है। इस point पे जो है, इस point पे जो है solid, liquid, gas तीनों ही equilibrium पे है। ठीक है। So the point where solid, liquid, gas, both all three are in equilibrium and can coexist, ठीक है, and can coexist. This is called as the triple point. ठीक है, this is called as the triple point. बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। ट्रिपल पॉइंट इज व्हेन सॉलिड, लिक्विड, गैस कैन कोएग्जिस्ट। ठीक है, और आर एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। आपको सिर्फ एक का ही ट्रिपल पॉइंट याद रखना है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेयर इज, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर इज, आपको एक ही वैल्यू याद रखना है। कोई गेस? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। वाटर किस फेज में सॉलिड एंड लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे रहेगा? ठीक है, वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट जो है ये आपको याद रखना है कि द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर इज 0 डिग्री सेल्सियस, या द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये चीज आप मेंशन कर लो। दिस पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट। ये सब में से क्वेश्चन जो है वो कभी भी नहीं आता है, बट फिर भी आपको ये चीज पता होना चाहिए। डन।
ठीक है, देखो जो आपका ये ग्राफ था, ठीक है, जो आपका ये ग्राफ था, यहाँ पे ये जो टी पॉइंट हुआ, यहाँ पे जो टी पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वॉट एवर यहाँ पे सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपको कुछ कंडीशन दिया गया तो आप बता सकते हो कि ये सब्सटेंस जो है वो आपका सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा या वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? ओके, सो नाउ देयर आर, अब देखो इसके अलावा देयर इज अनदर टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ हम अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, इसके पहले हमने डिस्कस किया था एजियोट्रोप। एजियोट्रोप हमने डिस्कस किया था, यस नो? एजियोट्रोप का हमने ग्राफ डिस्कस किया था क्या, कि अगर आपके पास ग्राफ, एजियोट्रोप का ग्राफ डिस्कस नहीं किया? ठीक है, ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो आपके पास सोल्यूशन के सपोज करो अगर मैं आपको 3 टाइप देता हूँ, ठीक है, फॉर वन ऑफ देम this is the value of PS, for the other this is the value of PS, and for the last one this is the value of PS। ठीक है, let's say this is A, let's say this is B and this is C। अब इसमें से कौन सा है जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है? बहुत ही ऑब्वियस, इसमें से B जो है वो आपका नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें से कौन सा है जो कि आइडियल है? A है। एंड इसमें से कौन सा है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है? नेचुरली C। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस इज शोइंग आइडियल, दिस इज शोइंग नेगेटिव, दिस इज शोइंग पॉजिटिव। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट टेक द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पहले हम पॉजिटिव डेविएशन का केस ले रहे हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन में भी आपका ग्राफ जो है वो 2 टाइप का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप का ग्राफ देखो कौन सा है। द फर्स्ट ग्राफ इज दिस, ठीक है, द सेकेंड ग्राफ इज दिस। दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है ये बताओ, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, आप देखते क्या बोलोगे, दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है? करेक्ट, दोनों ग्राफ में डिफरेंस ये है, दोनों ग्राफ में डिफरेंस ये है कि इन दिस केस देयर इज अ पीक, whereas in this case there is no peak। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर इस ग्राफ में जो है यहाँ पे एक मैक्सिमा है, ठीक है, बट इस ग्राफ में ऐसा कोई भी मैक्सिमा नहीं है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज नेवर डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी डिक्रीज नहीं कर रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेवर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ये डिस्कस हो गया था क्या? ठीक है, शॉर्ट में देख लो, शॉर्ट में देख लो, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नेवर डिक्रीजिंग, कि आपका ग्राफ जो है वो कभी भी डिक्रीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट हो सकता है बट डिक्रीज नहीं करेगा। एंड ये ग्राफ जो है ये आपका इंक्रीज भी कर रहा है एंड ये जो है ये आपका डिक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, एंड द एग्जैक्ट सेम केस, ये एग्जैक्ट सेम केस व्हेन यू हैव नेगेटिव डेविएशन। एक आपका ग्राफ जो है वो इस टाइप का होगा, नेवर इंक्रीजिंग, एंड एक और ग्राफ जो है वो आपका इस टाइप का होगा जहां पर की एक डिप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आपका ये जो है ये एजियोट्रोप फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। दिस वन विल फॉर्म एजियोट्रोप और नॉट? करेक्ट, दिस वन विल नॉट फॉर्म एजियोट्रोप, दिस वन विल आल्सो नॉट फॉर्म एजियोट्रोप। जहां पे एक पीक है या जहां पे एक डिप है वहीं पर ही एजियोट्रोप पॉसिबल है। ठीक है, ये तो सबको ध्यान में आ रहा है? ओके, सो नाउ दिस इज डन। जो मैं आपको नेक्स्ट ग्राफ बताऊंगा, ठीक है, नाउ दिस ग्राफ इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, दिस ग्राफ इज नॉट इन योर सिलेबस। नहीं समझ में आया छोड़ दो। ठीक है, हाउएवर हो सकता है आप कहीं पे प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, या अगर आप में से कोई मेला जा रहा है तो आपको हो सकता है वहां पे वो क्वेश्चन मिले। तो दिस ग्राफ इज अगेन नॉट इन योर सिलेबस। जहां पर भी एजियोट्रोप फॉर्म होता है, जहां पर भी एजियोट्रोप फॉर्म होता है वहां पे हो सकता है कि आप ग्राफ जो है कुछ इस तरह का देखो। ठीक है, या फिर हो सकता है ग्राफ जो है आप कुछ इस तरह का देखो। ठीक है, दीज टाइप ऑफ ग्राफ्स आर नॉट इन योर सिलेबस। फिर भी एक बार समझ लो, जहां पे एजियोट्रोप फॉर्म नहीं होता है, जहां पे एजियोट्रोप फॉर्म नहीं होता है उस केस में आपका ग्राफ जो है वो डायरेक्टली इस तरह का रहेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? रफली आपको डिफरेंस समझ में आया? ठीक है,
अगर सपोज करो आपको कोई भी एक रैंडम सा एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, this is A, this is B. Which one of these does not represent an azeotrope? ठीक है, वेरी सिंपली यहाँ पे B जो है वो एक azeotrope को रिप्रेजेंट नहीं करता है. Which of these represents an azeotrope? ठीक है, A. क्लियर, यहां तक तो समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग देखो, ये पार्ट अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी सपोज करो कि आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, सपोज करो कि आपके पास वाटर एंड परफ्यूम का मिक्सचर है, ठीक है, पानी का तो आप क्या करोगे, आपको उसमें से परफ्यूम निकालना है, ठीक है. लेट्स से यू हैव 10 मोल्स ऑफ वाटर हियर, ठीक है, इन लिक्विड फेज एंड यू हैव 10 मोल्स ऑफ परफ्यूम हियर, ठीक है. पानी तो सस्ता है, आपको परफ्यूम चाहिए. ऑब्वियसली अगर आप इस चीज को वेपराइज होने दोगे या अगर आप इस चीज को डिस्टिल करोगे तो वेपर फेज में ज्यादा क्या मिलेगा, ठीक है, ऑब्वियसली परफ्यूम मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग कि यहाँ पे 9 मोल्स ऑफ परफ्यूम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर है. समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बच गया बताओ, यहाँ पे अब ये जो है ये आपका बच गया 9 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, एंड नाउ दिस इज ओनली 1 मोल ऑफ परफ्यूम, ठीक है. तो आपके पास इनिशियली जो मिक्सचर था 50-50%, ठीक है, कि 50% वाटर 50% परफ्यूम, अब देखो एक बार में ही आपको यहाँ पे मिल गया 90% परफ्यूम एंड आपको यहाँ पे मिल गया 90% वाटर. समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. अब अगर आपने इस पूरे डिस्टिल पार्ट को जो कि गैस फेज में है, अगर आपने इसको कंडेंस किया पूरा का पूरा कंप्लीटली, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा वाटर, यहाँ पे आपके पास आएगा परफ्यूम. वाटर कितना आएगा बताओ? पूरा का पूरा आपने इसको कंडेंस किया तो वाटर कितना आएगा? करेक्ट, पूरा का पूरा कंडेंस किया तो वाटर जो है वो 1 आएगा एंड परफ्यूम कितना आएगा? परफ्यूम जो है वो 9 आएगा, ठीक है. तो अगर आपने इसको पूरा कंडेंस किया है तो जो इस गैस फेज का कॉम्पोजिशन है वही इस लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन आएगा. यस, नो? ओके. अब देखो, अगर आप इसको फिर से वेपराइज करते हो, तो अगेन यहाँ पे ज्यादा क्या आएगा? परफ्यूम ही आएगा. तो लेट्स से नाउ एट दिस पॉइंट दैट दिस इज 8.9 परफ्यूम, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज ओनली नाउ 0.1 ऑफ वाटर, ठीक है. तो यहाँ पे परफ्यूम जो था दैट वाज 90%, ठीक है. अब यहाँ पे परफ्यूम जो है दैट इज हाउ मच? अप्रोक्सीमेटली बता दो. अरे अप्रोक्सीमेटली बता दो. ठीक है, अच्छा ये चीज डिक्रीज हो गया क्या? एक सेकंड रुको. ठीक है, अच्छा चलो आप ऐसे समझो कि आपको ऑलमोस्ट जितना परफ्यूम मिला था आपको लगभग लगभग पूरा का पूरा परफ्यूम मिल गया. अब इसको ऐसे समझो, ठीक है, कि नाउ यू प्रैक्टिकली हैव ऑल ऑफ परफ्यूम, ठीक है, नाउ यू प्रैक्टिकली हैव ऑल ऑफ परफ्यूम एंड वाटर जो है उसका क्वांटिटी जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जा रहा है. सो व्हेन योर एम इज टू सेपरेट द वोलाटाइल पार्ट एंड द नॉन वोलाटाइल पार्ट, तो जैसे जैसे आप इस चीज को इंक्रीज करते जाओगे या जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाओगे आपके पास परफ्यूम जो है वो ज्यादा ज्यादा आता जाएगा एंड वाटर जो है उसका क्वांटिटी, ठीक है, वाटर का क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज करता रहेगा. सो इन दिस वे on the left side in this way on the left side you have non-volatile part or less volatile part, and on the right hand side you will get more volatile part. हाँ ना? Yes, no?
ठीक है। तो देखो उसी तरह से हर बार क्या हो रहा है, उसी तरह से देखो हर बार क्या हो रहा है कि आपका परफ्यूम यहाँ पे आपने वेपराइज किया, आपको ज्यादा परफ्यूम मिला, इसको आपने कंडेंस किया, एग्जैक्ट सेम कॉम्पोजिशन, फिर आपने इसको वापस से वेपराइज किया, परफ्यूम ज्यादा, ठीक है, वापस से कंडेंस करोगे तो कॉम्पोजिशन जो है वो सेम आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हर बार गैस फेज में, हर बार गैस फेज में ज्यादा कौन सा जा रहा है, मोर वोलाटाइल या लेस वोलाटाइल? करेक्ट। हर बार जो मोर वोलाटाइल पार्ट है वो गैस फेज में उसका जो है अमाउंट इंक्रीज कर रहा है। ओके, सो इफ आई गिव यू दिस ग्राफ, अगेन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैंने आपको ये वाला ग्राफ दिया, दिस इज लेट्स से एक्स बी, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बी वन आएगा, यहाँ पे एक्स बी जो है वो जीरो आएगा, एक्स ए दिस इज वन हियर, दिस इज जीरो हियर, ठीक है। तो अब लुकिंग एट दिस ग्राफ, बिटवीन ए एंड बी ज्यादा वोलेटाइल कौन सा है? ऑब्वियसली बी जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका आएगा पी बी नॉट, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा पी ए नॉट, है ना? एंड क्योंकि पी बी नॉट का वैल्यू जो है वो ज्यादा है, तो बी जो होगा वो आपका ज्यादा वोलेटाइल आएगा। यस, नो? ओके, सपोज करो वी आर स्टार्टिंग विथ एनी रैंडम वैल्यू, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विथ एनी रैंडम वैल्यू, ये जो है ये गैस फेज है, ये जो है ये लिक्विड फेज है, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विथ एनी रैंडम वैल्यू, ठीक है। ये जो है ये प्रेजेंट कॉम्पोजिशन है, सिंस मैंने इसको मिडवे लिया है, सिंस मैंने इसको एकदम बीच में लिया है, तो अभी ए इज टू बी जो है वो 0.5:0.5 है या 1:1 है, हाँ ना? ठीक है, मैंने यहाँ से आपका एक्सपेरिमेंट जो है या यहाँ से आपका एग्जाम्पल जो है वो स्टार्ट किया है। इज दिस क्लियर? ओके, अब देखो जो हमने जस्ट इस ग्राफ में किया, अगर आप सॉलिड फेज को पूरा का पूरा कंडेंस करते हो तो उसका कॉम्पोजिशन, सॉरी, अगर आप गैस फेज को पूरा का पूरा कंडेंस करते हो तो उसका कॉम्पोजिशन सेम रहता है या डिफरेंट रहता है? करेक्ट। अगर आपने उसको पूरा का पूरा कंडेंस किया है तो उसका कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने इसको पूरा का पूरा लिक्विड फेज में कन्वर्ट किया है तो उसका कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहेगा, तो आपका ग्राफ जो है दैट गोज अपवर्ड, ठीक है। ग्राफ जो है दैट गोज अपवर्ड बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट रीजन कि आप उसको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। द सेकेंड रीजन इज आप कॉम्पोजिशन जो है वो कांस्टेंट रख रहे हो। समझ में आया ना? तो कॉम्पोजिशन कांस्टेंट, गैस टू लिक्विड, तो आपका ग्राफ जो है नेचुरली वो ऊपर वाले डायरेक्शन में ही जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, आपने लिक्विड को पूरा का पूरा कंडेंस किया गैस फेज में, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट क्या किया, आपने इस लिक्विड को वापस से वेपराइज होने का टाइम दिया, यस नो? ठीक है। अब जब लिक्विड वापस से वेपराइज हुआ है तो अब तो कॉम्पोजिशन जो है वो सेम नहीं रहेगा, अब ज्यादा वोलाटाइल जो है, ज्यादा वोलाटाइल जो है, द मोर वोलाटाइल पार्ट, द मोर वोलाटाइल पार्ट इज प्रेजेंट मोर इन द गैस फेज, ठीक है, या गैस फेज में जो है मोर वोलाटाइल पार्ट का कॉम्पोजिशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो आपका ग्राफ कहां से रहेगा, पहले अब आप कर क्या रहे हो, आप लिक्विड टू गैस कर रहे हो, सॉरी, आप लिक्विड टू गैस कर रहे हो, ठीक है। एंड गैस फेज में बी का अमाउंट जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। दोनों सेंटेंस समझ में आया नहीं आया? तो अब आप जा रहे हो लिक्विड टू गैस, एक बार बना दो, देखो, ठीक है, आपने कोई भी एक रैंडम वैल्यू से स्टार्ट किया, दिस इज एक्स बी 1 0 बी, ठीक है, आपने यहाँ से रैंडम वैल्यू से स्टार्ट किया, दिस इज गैस,
गैस को आपने पूरा कंडेंस किया, ये आएगा आपका लिक्विड, ठीक है। फिर लिक्विड को आपने वापस से वेपराइज किया तो मोर वोलेटाइल पार्ट इंक्रीज करना चाहिए, तो आपका ग्राफ जो है वो शिफ्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो है पहली बात तो ये गैस फेज में हुआ, ठीक है। एंड इसका कॉम्पोजिशन देखो, इसके कॉम्पोजिशन में बी का अमाउंट जो है, ठीक है, बी का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ठीक है। बी का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ एंड बी वाज द मोर वोलेटाइल पार्ट, यस नो, बी वाज द मोर वोलेटाइल पार्ट। तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड क्या था कि गैस फेज में जो मोर वोलेटाइल पार्ट है उसका कॉम्पोजिशन जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, एंड यहाँ पे देखो वही हुआ, जब आपने लिक्विड फेज से गैस फेज में भेजा, ठीक है, तो जो मोर वोलेटाइल पार्ट है उसका कॉम्पोजिशन जो है वो इंक्रीज हुआ। अब अगेन अगर आप इस गैस को पूरा लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, इस गैस को पूरा लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, विल द कॉम्पोजिशन रिमेन सेम और विल इट चेंज? करेक्ट, अगर आप उसको पूरा लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो द कॉम्पोजिशन विल रिमेन सेम। तो अब देखो आपका वापस से ग्राफ कहाँ पे रहेगा, वापस से टॉप पे रहेगा, समझ में आया, ठीक है। अब देखो आपको ऑब्वियसली स्टेप्स जो है समझ में आ गए, ठीक है। फिर आप इसको वापस से क्या करोगे, वापस से आप इसको गैस फेज में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। एंड आपका ग्राफ जो है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता रहेगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ जो है आप इसको इस डायरेक्शन में बनाते जा रहे हो, ठीक है। तो अब देखो फाइनली क्या होगा, फाइनली यहाँ पे देखो आपका b जो है एक्स बी इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, एक्स बी जो है दैट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, यानी कि अगर आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाओ, ठीक है, अगर आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाओ तो आपको फाइनली जो है प्योर बी मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको एक जगह प्योर बी मिल गया है तो नेचुरली जो इस डायरेक्शन में जो बचता है वहां पे क्या है, वहां पे आपके पास प्योर ए है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। लेट्स से इस केस में मैं यहाँ पे इसको रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो आपने, दिस इज लेट्स से x ऑफ a, दिस इज लेट्स से, अच्छा ठीक है x ऑफ b ही आएगा, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज x ऑफ a, ठीक है। तो ये जो है ये आपका आएगा pb नॉट, यहाँ पे ये जो है ये आपका आएगा pa नॉट, ठीक है। अगेन एट द बॉटम यू हैव गैस, एट द टॉप यू हैव लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा वोलेटाइल क्या है बताओ, करेक्ट, अब यहाँ पे ज्यादा वोलेटाइल जो है वो है a, यानी कि अगर आप इसको बार बार डिस्टिल करोगे, अगर आप इसको बार बार डिस्टिल करोगे तो अब गैस फेज में किसका क्वांटिटी इंक्रीज करते रहना चाहिए, करेक्ट। अब अगर आप इसको बार बार डिस्टिल करोगे तो यहाँ पे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट विच इज ए, उसका क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। सो सपोजिटली यू स्टार्ट विद दिस वैल्यू कि बी बहुत ज्यादा है, ए बहुत ही कम है, ठीक है, ए तो टेंडिंग टुवर्ड 0 है। अगर आप अगेन ये जो है गैस फेज है, ठीक है, आपने क्या किया, पूरे गैस को पूरे लिक्विड में कन्वर्ट किया, कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम और चेंजेस, करेक्ट, कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम, यानी कि आपका ग्राफ जो है ये जाएगा ऑन द टॉप, ठीक है। फिर देखो जब आप इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, ज्यादा क्या होना चाहिए, ज्यादा क्या होना चाहिए, ए या बी, करेक्ट, ज्यादा जो है वो ए होना चाहिए, या ए का क्वांटिटी शुड इंक्रीज, बी का क्वांटिटी शुड डिक्रीज। तो अब देखो आपका ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपका जाएगा अगेन टुवर्ड्स द गैस फेज, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो बी का क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ए का क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, समझ में आया ना, ठीक है। तो अब देखो यही चीज अगर आप रिपीट करते जाओगे तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा प्योर ए, समझ में आया ये, ओके। सो दिस इज व्हेन यू डू नॉट हैव एन एजियोट्रोप, ठीक है। ये चीज तब होता है जब आपके पास एजियोट्रोप मिक्सचर फॉर्म नहीं कर रहा होता है। जब आपके पास एजियोट्रोप मिक्सचर होता है तो वहां पे आपका ग्राफ किस तरह से बनता है, देखो
वहां पे आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। वहां पे आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, सो लेट्स से यू आर स्टार्टिंग विद दिस कॉम्पोजिशन। लेट्स से दिस कॉम्पोजिशन इज, इसको एक्स बी ले लेते हैं, ठीक है, XB1 XB0। अब देखो, अगर आपने XB1 XB0 लिया तो यानी कि देखो अब ये चीज जो है, दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड, ठीक है। ये किस तरफ जाएगा बताओ? दिस विल गो, सबसे पहले जब आप गैस टू लिक्विड जा रहे हो, गैस टू लिक्विड इज टॉप, ठीक है। फिर देखो आप नेक्स्ट क्या रहता है, फिर आप नेक्स्ट या राइट जाते हो, आप नेक्स्ट या राइट टुवर्ड्स गैस जाते हो, ठीक है। तो उसी तरह से देखो, आप सबसे पहले कहाँ गए? आप सबसे पहले टुवर्ड्स द टॉप गए, ठीक है। अब आप कहाँ जाओगे, लेफ्ट या राइट जाओगे? हमेशा टुवर्ड्स गैस, ठीक है। तो अब आप कहाँ जाओगे? वही टुवर्ड्स गैस। तो अब आप कहाँ जाओगे? अब आप टुवर्ड्स द लेफ्ट जाओगे, ठीक है। फिर अगेन कहाँ, तुम लोग लेफ्ट राइट भूल गए क्या? ठीक है, ओके, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, शाबाश। तो अब देखो, दिस दिस गोज टू द टॉप, ठीक है, फिर ये जाएगा लेफ्ट में। अब इस पॉइंट पे ये वापस कहाँ से जाएगा, या वापस कहाँ पे जाएगा? ठीक है, दिस गोज अप अगेन, ठीक है। फिर वापस से कहाँ पे जाएगा? फिर ये लेफ्ट पे जाएगा। अब जब ये इस पॉइंट पे आ गया है, ठीक है, जब ये इस पॉइंट पे आ गया है, अब ये दोनों पॉइंट्स जो है वो मर्ज कर रहा है, ठीक है। तो मर्ज कर रहे हैं, तो ये टॉप पे भी जाएगा, ये लेफ्ट पे भी जाएगा, तो ये जो है कंटिन्यूअसली इसी पोजीशन पे अटक गया है, ठीक है। तो अब ना ही ये और टॉप जा सकता है, ठीक है, ना ही ये और लेफ्ट जा सकता है। समझ में आया क्या? ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि अब अगर आप गैस टू लिक्विड कन्वर्ट भी कर रहे हो तो भी आपका कॉम्पोजिशन जो है वो सेम है, ठीक है। एंड देखो, अब अगर आप लिक्विड टू गैस भी कन्वर्ट करो, कि लिक्विड जो है वो यहाँ पे है, गैस जो है वो यहाँ पे है, अब अगर आप लिक्विड टू गैस भी कन्वर्ट करो तो भी आपका कॉम्पोजिशन जो है वो सेम ही रह रहा है। समझ में आया? यही चीज अगर आप दूसरे डायरेक्शन से कर रहे हो, लेट्स से इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, तो देखो अगेन ये कॉम्पोजिशन हुआ, दिस इज गैस फेज। सबसे पहले कहां पे रहेगा? सबसे पहले जाएगा टॉप पे, फिर कहां जाएगा? लेफ्ट राइट, ठीक है। देन इट गोज राइट, ठीक है, अगेन टॉप, देन इट अगेन गोज राइट। अगेन देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज जो है ये यहीं पर ही आके रुक गया, विच इज वाई वेन यू हैव एन एजियोट्रोप, whenever you have an azeotrope, जब वो इस पॉइंट को अप्रोच करता है, ठीक है, इसके बाद आप इसको और डिस्टिल करके सेपरेट नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? ठीक है। यहां पर देखो, जो आपका प्रीवियस ग्राफ था, वहां पे क्या हो रहा है कि ये पॉइंट धीरे धीरे ट्रैवल करके क्या हो रहा है, ये फाइनली अपना प्योर मिक्सचर की तरफ जा ही रहा है, चाहे आपका ये वाला ग्राफ हो, चाहे आपका ये वाला ग्राफ हो, ठीक है। इन दिस केस यहाँ पे आप सीढ़ी बना बना के जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट उसको आप सेपरेट कर सकते हो, वेयर एज इन दिस केस, ठीक है, इन केस ऑफ एन आइसोट्रोप, ये चीज जो है ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग mixture. This point is called as constant boiling mixture. ठीक है, या constant composition boiling mixture. Is this clear? ठीक है, अब आप यही ग्राफ ऊपर में देखो, यही ग्राफ अब आप देखो, तो जहां पे आपका ये डिप हुआ, दिस रिप्रेजेंट्स एन एजियोट्रोप, ठीक है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एन एजियोट्रोप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दोनों ही पॉजिटिव एजियोट्रोप दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कंडीशन जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे आप टेम्परेचर दिख रहा है, यहाँ पे आप टेम्परेचर वेरी कर रहे हो, यहाँ पे आप प्रेशर वेरी कर रहे हो, ठीक है। आपको ये ग्राफ याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको ये ग्राफ याद नहीं रखना है, आपको ये ग्राफ प्रैक्टिस भी नहीं करना है, बस आप देख लो। दोनों केस में जो है देखो उल्टा होता है, यहाँ पे ऊपर में वेपर है, नीचे में लिक्विड है, यहाँ पे देखो ऊपर में वेपर, लेकिन यहाँ पे ऊपर में लिक्विड है, ठीक है, इसलिए आपको ये ग्राफ याद नहीं करना है। तो पॉजिटिव एसिड के केस में ग्राफ जो है ऐसा आता है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव के केस में ग्राफ जो है आपका एग्जैक्टली उल्टा आएगा। इज दिस क्लियर?
ठीक है। पॉजिटिव के केस में अगर आपका पॉजिटिव के केस में अगर आप टेम्परेचर है तो ये नीचे में आ रहा, तो नेगेटिव के केस में जो है आपका ग्राफ एग्जैक्टली उल्टा आ जाएगा। सो दिस इज, अगर आपको ऐसा ग्राफ दिखता है तो दिस रिप्रेजेंट्स एन एजियोट्रोप। इसके अलावा देखो इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है, देखो सेम चीज यहाँ पे जो है आप इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाते जा रहे हो, ठीक है, आप इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाते जाते हो एंड देन यू गेट कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। जब आप इसको ऐसे बनाते जाओगे तो ये चीज क्या होगा, ये चीज यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एंड इन दिस फेज, ठीक है, you can no longer separate both the components. Is this clear? And finally, to repeat, this is not in your syllabus. ठीक है, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको इस पे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको इस पे थ्योरी नहीं पढ़ना है। ओके, इस पे बस आपको क्या समझना है, इसमें दी ओनली क्वेश्चन दैट कैन बी गिवन टू यू, ठीक है, दी ओनली काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी गिवन टू यू इज कि आपको ग्राफ दे दिया, ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो अभी, 1 2, ठीक है, लेट्स गिव मोर, this is 3 3, this is 4. Which of the following forms azeotropes? यहाँ पे कौन कौन सा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1 and 3, ठीक है। अगर आप अननेसेसरीली डिफिकल्ट बुक्स पढ़ रहे हो, आप इसे काफी लोग पढ़ते ही होंगे, अगर आप अननेसेसरीली डिफिकल्ट बुक्स पढ़ रहे हो जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको वैसे केस में सवाल कुछ ऐसा पूछेगा कि हाउ मेनी स्टेप्स डज इट टेक टू फिल्टर ए, या हाउ मेनी स्टेप्स डज इट टेक टू फिल्टर बी। ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिखे जहां पर कि आपको ये स्टेप्स काउंट करना पड़े, वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। इज दिस क्लियर? ओके, एंड वन फाइनल थिंग दैट इज लेफ्ट, ठीक है, दिस इज नॉट अ ग्राफ, दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला आई का, ठीक है, वैन हॉफ फैक्टर का। क्या क्या फॉर्मूला आपको आता है बताओ? वैन हॉफ फैक्टर इज 1 + n - 1 इंटू अल्फा। यस, नो? ठीक है, उसके अलावा आई के 2-3 फॉर्मूला होते हैं, ये सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला आप लिख लो। I is equal to observed colligative property by theoretical colligative property. It is also equal to actual number of particles, ठीक है, after association और dissociation। मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिवाइडेड बाय theoretical number of particles, लिख लो फिर भी, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जिसमें कि मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हर कोई इसी फॉर्मूले में ही गड़बड़ करता है, ठीक है, ये वाला आप लिख लो। ठीक है, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक इन दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला देखो गड़बड़ क्यों होता है, यहाँ पे ऊपर में क्या है, ऑब्जर्व्ड है, नीचे में क्या है, थ्योरेटिकल है। यहाँ पे ऊपर में क्या है, ऑब्जर्व्ड है, नीचे में क्या है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये चीज रिवर्स होता है। इन दिस केस यू हैव थ्योरेटिकल ऑन टॉप एंड ऑब्जर्व्ड एट द बॉटम। पहले आप लिख लो, पहले आप लिख लो, नेक्स्ट। ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास के केस में आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज होता है। लिख लिया?
मॉलिक्यूलर मास के केस में फॉर्मूला चेंज होता है, ध्यान में रखना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व किया है, ठीक है, आपने 40 ग्राम्स ऑफ व्हाटएवर सब्सटेंस डिसॉल्व किया है। जब आपने 40 ग्राम्स डिसॉल्व किया जब आपने 40 ग्राम्स डिसॉल्व किया तो आपको ये पता चला कि 40 ग्राम्स में है 2 मोल्स। जब आपने 40 ग्राम्स डिसॉल्व किया तो आपको ये पता चला कि 40 ग्राम्स में है 2 मोल्स। तो इसके हिसाब से मॉलिक्यूलर मास क्या आना चाहिए बताओ? करेक्ट, अगर आपने 40 ग्राम्स डिसॉल्व किया है एंड इसमें अगर आपको 2 मोल्स मिल रहा है तो आप ये बोलोगे कि अच्छा ठीक है, मेरा मॉलिक्यूलर मास जो है दैट शुड बी 20 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपने 40 ग्राम्स डिसॉल्व किया, ठीक है, एंड आपको 2 मोल के जगह अगर आपको 4 मोल मिलता है ऑन डिसॉल्विंग, अगर आपको डिसॉल्व करने पे 4 मोल मिलता है, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास नाउ? ठीक है, नाउ द मॉलिक्यूलर मास इज 10 ग्राम पर मोल। ठीक है, यू कैन टेक दिस एज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर सपोज करो कि आप X2 डिसॉल्व करते हो एंड X2 डिसॉल्व होने पे आपको 2x दे रहा है, X2 डिसॉल्व होने पे अगर आपको 2x दे रहा है एंड लेट्स से X2 का मॉलिक्यूलर मास इज लेट्स से 20। ठीक है, X2 का मॉलिक्यूलर मास इज लेट्स से 20। इस पार्ट को आप भूल जाओ। ठीक है, इस पार्ट को आप भूल जाओ। तो अगर मैंने 40 ग्राम्स ऑफ X2 डिसॉल्व किया है तो मुझे कितने मोल्स मिलने चाहिए? इस पार्ट को आप भूल जाओ। ठीक है, अगर मैंने 40 ग्राम्स ऑफ X2 डिसॉल्व किया है तो मुझे कितने मोल्स मिलने चाहिए? करेक्ट, आपको मिलना चाहिए 2 मोल्स। ठीक है, आपको मिलना चाहिए 2 मोल्स। लेकिन X2 अगर आपने डिसॉल्व कर दिया तो अब ये क्या कर रहा है? ये तो डिसोसिएट कर रहा है, हाँ ना? ठीक है, आपका X2 जो है वो डिसोसिएट कर रहा है, तो आपके 2 मोल ये कितने बन गए? 4 मोल बन गए। ठीक है, 2 मोल के 4 मोल बन गए एंड अगर 2 मोल का 4 मोल बन गया, आपने तो वही 40 ग्राम से डिसॉल्व किया था, तो अब आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा? अब आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आ जाएगा 10। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो, ऐसे समझना ज्यादा इजी है कि मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आपको मोल्स इंक्रीज करना है, अगर आपको मोल्स इंक्रीज करना है तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? करेक्ट, अगर आपको मोल्स इंक्रीज करना है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एंड किस केस में मोल्स इंक्रीज करेंगे, डिसोसिएशन में या एसोसिएशन में? ठीक है, तो डिसोसिएशन में जो है मोल्स इंक्रीज करते हैं। अब आपको देखो याद रह जाएगा कि डिसोसिएशन के केस में मोल्स जो है वो इंक्रीज करता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ये क्या करेगा बताओ? करेक्ट, मॉलिक्यूलर वेट विल डिक्रीज। एंड इसका एग्जैक्ट रिवर्स, अगर आप एसोसिएशन कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिक्रीज करेंगे एंड मॉलिक्यूलर वेट क्या करेगा? मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसीलिए ठीक है, इसीलिए आपने कई बार पढ़ा होगा कि पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर्स का वेट क्या होता है? पॉलीमर्स हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास या पॉलीमर्स हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ध्यान में आ रहा है? ठीक है, तो पॉलीमर्स के केस में क्या होता है कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल कंबाइन। ठीक है, तो इस वजह से मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो अब देखो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर सपोज करो मैं आपको देता हूं NaCl, अगर मैं आपको देता हूं NaCl, ठीक है, एंड अज्यूमिंग कि दिस इज गोइंग टू डिसोसिएट 100%, अज्यूमिंग दिस इज गोइंग टू डिसोसिएट 100%, तो थियोरेटिकली का मतलब जब वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं कर रहा है, थियोरेटिकली इस चीज का मॉलिक्यूलर मास कितना आना चाहिए बताओ? थियोरेटिकली अगर ये डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करेगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? करेक्ट, theoretically if there is no change happening then its mass should be 58.5। समझ में आया ना? ओके, प्रैक्टिकली
प्रैक्टिकली अगर आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया है, विल दिस डिसोसिएट और एसोसिएट? करेक्ट, दिस विल डिसोसिएट। अगर ये डिसोसिएट करता है तो मोल्स विल इंक्रीज और डिक्रीज? Correct. And if moles increase, then observed molecular weight will be more than 58.5 or less than? ठीक है, तो आपका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपका आएगा लेस देन 58.5। इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड यहाँ पे इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, NaCl का ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा बताओ? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, नॉट थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व्ड आफ्टर डिसोसिएशन क्या आएगा? ठीक है, करेक्ट। आपको यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपली आप निकाल सकते हो कि इसका आई का वैल्यू जो है वो तो 2 आएगा, एंड आपको लेस चाहिए। अगर आपको लेस चाहिए तो आप नेचुरली क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे। समझ में आया ना? ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर आपको दिया जाए H2SO4, H2SO4 का ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? ऑब्जर्व्ड, नॉट थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व्ड। चलो एक्सपेरिमेंटल सुन लो, एक्सपेरिमेंटल समझ में आ जाएगा। क्या आएगा बताओ? बहुत लोग कंफ्यूज्ड है। 98/2 आएगा या 98/3 आएगा? क्या आएगा बताओ? यहाँ पे एक पार्टिकल कितने पार्टिकल दे रहा है? यहाँ पे एक पार्टिकल जो है वो 3 पार्टिकल दे रहा है। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दिस विल नेचुरली कंप्लीटली डिसोसिएट। तो एक पार्टिकल अगर आपको 3 पार्टिकल दे रहा है 100% डिसोसिएशन पे, तो यहाँ पे आई का वैल्यू आएगा, आई का वैल्यू आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे आई का वैल्यू जो है वो आएगा 3। सो in this case the observed molecular mass will be 98/3। okay, फाइनल एग्जांपल। अगर एसिटिक एसिड, ठीक है, दिस अंडरगोज डाइमराइजेशन, 100%। ठीक है, दिस अंडरगोज 100% डाइमराइजेशन। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? नालायको, ऑब्जर्व। अरे नालायको, ऑब्जर्व और डाइमराइज बोल रहा हूँ, डिसोसिएट नहीं बोल रहा हूँ। डाइमराइज का मतलब एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है? डाइमराइजेशन का मतलब जो है वो हुआ एसोसिएशन। ठीक है, एंड एसोसिएशन हुआ यानी कि मोल्स डिक्रीज करेंगे, एंड अगर मोल्स डिक्रीज करेगा मॉलिक्यूलर वेट शुड, करेक्ट, मॉलिक्यूलर वेट शुड इंक्रीज। इन दिस केस डाइमराइजेशन दैट इज 100%, तो आई का वैल्यू आएगा, आई का वैल्यू विल बी, आई का वैल्यू विल बी हाफ। ठीक है, करेक्ट, आई का वैल्यू जो है आई का वैल्यू जो है वो आएगा हाफ, 2 नहीं, हाफ आएगा। ठीक है, तो सिंस दिस इज हाफ, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डबल होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे आपका इसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो है वो आएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड्स हियर।